हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू GC 3.0। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा चल रहा है। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ग्रुप 16 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हेलाइड्स की तरफ चलेंगे। एंड बहुत सारे बच्चे ये भी मुझसे कमेंट में बोल रहे हैं कि सर आपका लास्ट ईयर का पी ब्लॉक बहुत सही है। एंड हम ग्रुप 17 और 18 वहाँ से कर लेंगे। लास्ट ईयर वाले वीडियो से आप हेलो अल्केन हेलो अरीन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो, तो वी विल थिंक ओवर दैट, डोंट वरी, उसके बारे में भी कुछ किया जाएगा। बट पहले ऑक्सीजन फैमिली को जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो गाइस आज हम लोग शुरू करेंगे हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो हम यहां पर हेलाइड्स नहीं लिखना चाहूंगा मैं, इनफैक्ट मैं लिखूंगा रिएक्शन विद हेलोजेंस। मुझे ऐसा लिखना चाहिए, रिएक्शन विद हेलोजेंस। अब सर आपने ऐसा क्यों बोला, आपने हेलाइड्स वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो दैट आई विल टेल यू क्यों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो तुम्हारे पास में ऑक्सीजन है, तुम्हारे पास में ऑक्सीजन है ना। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो दो प्रकार के कंपाउंड बनाता है, एक OF2 और एक O2F2। क्या आप सभी लोग ये बात जानते हैं? नाउ इन दिस केस we all know that the electronegativity of fluorine is more than oxygen. So technically इस कंपाउंड को आप लोग ऑक्साइड नहीं बोलेंगे। You cannot call it oxide. It cannot be called as oxide. आप इसे ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, but actually it is fluoride. But actually it is fluoride. ये रियल में क्या है? ये रियल में फ्लोराइड कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आपके मॉलिक्यूल में जिस चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो उसके नाम पे रखा जाएगा। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। आप इसका नाम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और इसको डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोल लो, है ना, या ऑक्सीजन फ्लोरोक्साइड बोल लो, व्हाट्सएवर यू वांट टू से। लेकिन उसके बाद में, लेकिन अगर मान लीजिए ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर एग्जांपल ये बनाता है Cl2O, या ऑक्सीजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है Br2O, या आयोडीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है I2O लाइकवाइज। तो अब आप इन्हें नॉर्मली ऑक्साइड्स ही कहेंगे। नाउ दे विल बी नॉट बी कॉल्ड एज क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स। अब आप इसे ना तो क्लोराइड बोलोगे ना तो इसे ब्रोमाइड बोलोगे, ये ऑक्साइड कहलाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? इसीलिए मैंने जनरली वहां पर रिएक्शन विद हेलोजन लिखा है, हेलाइड्स नहीं लिखा है। खैर ऑक्सीजन के बाद में सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 17 यानी हेलोजन से कम हो जाती है, तो फिर वो सब हेलाइड्स ही बनाते हैं। तो एक्सेप्ट ऑक्सीजन other group members of oxygen family have less electronegativity than halogens and therefore they are called as halides। एंड बाद में फिर आप उन सबको हेलाइड्स बोल सकते हो। क्या आप लोगों को ये वाली बात बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? चलिए अब मैं एक टेबल बना लेता हूं। मैं थोड़ी थोड़ी टेबल क्रॉस चेक करता चलूंगा और देखता चलूंगा कि कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनोहेलाइड्स की। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? मोनोहेलाइड्स की। तो देखिए कौन कौन से मोनोहेलाइड्स बन सकते हैं। एक तो O2F2 बनता है, जैसा मैंने चेक किया, जी हाँ O2F2 बनता है। देन सल्फर तुम्हारा S2F2 बनाता है, S2Cl2 बनाता है, एंड S2Br2 भी बनाता है। बिल्कुल सही बात। उसके अलावा
अगर हम लोग सेलेनियम पर चलें तो सेलेनियम Ac2F2 और Ac2Cl2 बनाता है, टेलुरियम और पोलोनियम ये नहीं बनाते। तो इतने मोनो ऑक्साइड आपके पास में अवेलेबल है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या ये सब हमें याद करना है, क्या सर हमें ये सब रट के रखना है, क्या हमें इसका रट्टाफिकेशन करना है? तो जी नहीं, आपको इनका रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नॉलेज के लिए चीज़ें दिखाई जाती हैं, नॉलेज के लिए बताई जाती हैं, बस आपको नॉलेज रखना है। अच्छा, डाइहेलाइड्स F2O Cl2O Br2O SCl2 SF2, ठीक है प्यारे बच्चों, ये डाइहेलाइड्स की कैटेगरी में आ गए। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? अच्छा, सेलेनियम के डाइहेलाइड्स नहीं देखे जाते क्योंकि सेलेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इज नॉट दैट मच स्टेबल। हम लोग जानते हैं जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है और यहां पर थोड़ा बड़ा वाला होगा, तो डाइहेलाइड्स यूजुअली इसके देखे नहीं जाते। टेलुरियम का भी कोई खास स्टेबल नहीं होता, टेलुरियम का भी कोई खास स्टेबल नहीं होता, ना ही पोलोनियम का कोई खास स्टेबल होता है। इनफैक्ट डाइफ्लोराइड्स भी ये बनाते हुए देखे गए हैं। वैसे सेलेनियम के भी दिखते हैं, बट आपको इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू राइट दैट, सिंपल लिख लो, काम खत्म। इनफैक्ट मेरे हिसाब से फ्लोराइड्स ना बनाते हुए हम लोग इसके ब्रोमाइड्स बना लेते हैं, ये लोग ब्रोमाइड के फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डाइहेलाइड के बाद सीधे टेट्राहेलाइड्स पर चलेंगे। अब टेट्राहेलाइड्स मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा, कारण ऑक्सीजन के पास में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ऑक्सीजन के पास में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है प्यारो, बताओ? ऑब्वियसली कितनी होती है, +2 या -2। बस अब सल्फर की तरफ चलते हैं, SF4 SCl4 SBr4। सेलेनियम अब हम नहीं, ये छोटा हो जाएगा, ये नहीं बना पाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा मेरे को कैसे याद आता है। SeF4 SeCl4 SeBr4। देन टेलुरियम सब बनाएगा TeF4 TeCl4 TeBr4 एंड TeI4। नाउ पोलोनियम POF4 POCl2 एंड PO4 एंड POBr4। एंड फिर अपन हेक्साहेलाइड्स की तरफ अगर चलें, हेक्साहेलाइड्स मतलब 6 हेलोजन, तो ना तो ये बनाएगा ना तो ये बनाएगा। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पोलोनियम की होती ही नहीं है, हेक्साहेलाइड में +6 होती है। अच्छा, यहाँ पर भी सिर्फ SF6 ACF6 एंड TF6 देखने को मिल रहा है, बाकी कोई हेलोजन हेक्साहेलाइड्स नहीं बनाते। अब यहाँ से क्या सवाल आता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर पहले जरा इतना नोट कर लो, इसमें चेंज कर लो, POF4 नहीं बनता यार, POI4 बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, आपको सिर्फ इसमें जो सवाल मैं आपको बताने वाला हूं वो सवाल आपको याद रखना है। आपको टेबल याद रखनी है क्या? नहीं, आपको ये टेबल बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है। चलो नोट कर लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, फिर स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल आता है इसके अंदर कि TE2Cl2 एंड PO2Cl2 क्यों नहीं बनता। तो सवाल अब हम लोग एक एक करके करना स्टार्ट करेंगे। टेबल आप लोगों ने देख ली, टेबल आप लोग नॉलेज के लिए बनाओ, बाकी फालतू चीजों के लिए आपको टेबल वेबल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए है कि ये सब बनते हैं, दिखानी पड़ती है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 स्टार बनाकर आप लोग लिखेंगे। सवाल आता है TE2Cl2 एंड PO2Cl2 do not occur in nature, they do not occur in nature, why? क्योंकि तुम लोगों को O2F2 दिख रहा है,
तुमको S2Cl2 दिख रहा है, तुम लोगों को Se2Cl2 भी दिख रहा है, तो फिर टेलुरियम और पोलोनियम ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ठीक है, तो ये क्यों नहीं बन रहा, तो आपको इसका जवाब देना है। तो देखो बेटा, एक्चुअली क्या होता है, एस द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, द टेलुरियम सिंगल बॉन्ड एंड द पोलोनियम सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। मतलब जितना अच्छे से एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को पकड़ेगा, एक सल्फर दूसरे सल्फर को पकड़ेगा, एक सेलेनियम दूसरे सेलेनियम को पकड़ेगा, उतने अच्छे से एक टेलुरियम दूसरे टेलुरियम को और एक पोलोनियम दूसरे पोलोनियम को नहीं पकड़ पाएगा। जनरल बात भी है भाई, जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा, इसका न्यूक्लियस इसको और इसका न्यूक्लियस इसको होल्ड करके रखेगा, इसका न्यूक्लियस इसको, इसका न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखेगा। लेकिन टेलुरियम और पोलोनियम का साइज तो बहुत बड़ा हो गया, इसकी वजह से इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इनका न्यूक्लियस कमजोर हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, तो ये सिंगल बॉन्ड इनका स्टेबल नहीं होगा, तो इनके सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, एंड ये क्लोरीन या हेलोजन आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ये बची कुची इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे, मतलब टेलुरियम का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्लोरीन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, और ये टेलुरियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ये वाला क्लोरीन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। उस वजह से पूरा टेंशन, पूरा स्ट्रेस इस वाले बॉन्ड पर आ जाएगा और ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम makes the bond even weaker, तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इस वजह से टेलुरियम और पोलोनियम Te2Cl2 या PO2Cl2 या Te2X2 एंड PO2X2 नहीं बनाते। क्या ये चीज क्लियर हो गई? 100%, 100%। चलिए अगला सवाल, ये सवाल आ सकता है आपको इधर से, दैट वाई ऑक्सीजन डू नॉट फॉर्म हेक्सा एंड टेट्रा हेलाइड्स। भाई ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन कैन शो अ मैक्सिमम -2 to +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जब आप हेक्सा हेलाइड की बात करेंगे, जैसे SF6, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, SF4 इसमें +4 है, लेकिन ये कब होगा? जब इनके पास में डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है। इनके पास में डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, इसलिए ये बनाते हैं। ऑक्सीजन के पास तो अवेलेबल ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और सवाल आता है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दैट वाई ओनली फ्लोरीन फॉर्म्स हेक्सा हेलाइड्स। वाई ओनली फ्लोरीन फॉर्म हेक्सा हेलाइड? जैसे आपको SF6 देखने को मिलेगा, बट यू कैन नॉट SCl6। तुमको इनफैक्ट TeF6 भी देखने को मिल रहा है, SeF6 भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई और हेलोजन आपको ये बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। ये भी नहीं दिखता, ये भी नहीं दिखता। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे लॉजिक अंग्रेजों को सेटिस्फाई करने के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप लिखेंगे। मैं पहले पॉइंट लिखवा देता हूं, आपको पहले वर्ड लिखवा देता हूं, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पॉइंट ये रहेगा दैट एस द साइज ऑफ हेलोजन
increases the coordination number of group 16 elements decreases and therefore only hexafluorides are observed. अब सर इसको जरा देशी भाषा में बताओ, तब मजा आए, तब आनंद आए. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? एक एटम को कितने एटम्स ने घेर रखा है, यही कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाया था मैंने सॉलिड स्टेट्स में. मैंने कहा था अगर तुम्हारे पास में एक सोडियम का कैटायन है तो सोडियम के एक कैटायन को कितने एनायंस ने घेर रखा है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है. एक एनायन को कितने कैटायंस ने घेर रखा है, यही कोऑर्डिनेशन नंबर है. सो बेसिकली इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक सल्फर है. भाई सल्फर का तो साइज छोटा है, सल्फर का साइज छोटा है. इस छोटे सल्फर के पास में इस प्रकार के छोटे छोटे फ्लोरीन्स आ सकते हैं. एक फ्लोरीन आगे लग गया और एक फ्लोरीन वो पीछे चला गया. तो एक सल्फर को इस प्रकार 6 फ्लोरीन अगर घेर लेते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है. लेकिन अगर इस छोटे से सल्फर के पास में अगर एक बड़ा सा क्लोरीन आ जाए तो बेटा आप देखो ना, मैक्सिमम 4 ही क्लोरीन रख पा रहा हूं मैं. मतलब कि हेलोजन का साइज बढ़ने से अब हमारे ग्रुप 16 एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर घट गया. पहले ये सल्फर अपने पास में 6 फ्लोरीन को चिपका सकता था, लेकिन अब ये सल्फर अपने पास में सिर्फ 4 ही क्लोरीन को चिपका पा रहा है. चलो अब इस सल्फर के पास में ब्रोमीन रखो, ब्रोमीन तो और बड़ा हो गया. भाई ब्रोमीन तो और बड़ा हो गया. तब ब्रोमीन तो इस सल्फर के पास में अगर 4 ब्रोमीन भी आ गए तो भी वो टकराएंगे इस तरीके से. तो ये जो ब्रोमीन होता है ये और बड़ा होता है. फिर तुम्हारे सल्फर छोटे से के पास में अगर एक आयोडीन आ जाए तो ये आयोडीन तो बहुत बड़ा है. तो अपने हेलोजन का साइज बढ़ना और आपके ग्रुप 16 एलिमेंट्स के मुकाबले, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के मुकाबले हेलोजन का साइज बड़ा हो जाना उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को घटा देता है. मतलब कि उनकी कैपेसिटी टू फॉर्म द बॉन्ड विद हेलोजन को घटा देता है. यानी इसीलिए आपको हमेशा सल्फर Sl4 के फॉर्म में दिखता है, सल्फर SF6 के फॉर्म में दिखता है, लेकिन तुमको कभी सल्फर ब्रोमीन के साथ SbR4 बनाता हुआ नहीं दिखेगा, Si4 बनाता हुआ नहीं दिखेगा, Si6 बनाता हुआ नहीं दिखेगा, Sbr6 बनाता हुआ नहीं दिखेगा. इनफैक्ट SCl6 बनाता हुआ भी दिखाई नहीं देगा. क्या ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि जितना ज्यादा हेलोजन का साइज बढ़ेगा उतनी मुसीबत हो जाएगी आपके ग्रुप 16 एलिमेंट को खुद से जोड़ने के लिए. लेकिन वहीं अगर आप टेलुरियम को देखें या अगर आप पोलोनियम को देखें, वहीं अगर आप लोग अगर टेलुरियम को और पोलोनियम को देखें तो टेलुरियम TeF4 भी दिखता है, TeCl4 भी दिखता है, TeBr4 भी दिखता है और TeI4 भी दिखता है, क्योंकि टेलुरियम का साइज बड़ा है. वही पोलोनियम भी आपको PoCl4 बनाता हुआ दिखेगा, PoBr4 बनाता हुआ दिखेगा, PoI4 बनाता हुआ दिखेगा, क्योंकि टेलुरियम और पोलोनियम का साइज बड़ा है. लेकिन ऑक्सीजन नहीं बना सकता, सल्फर नहीं बना सकता, सेलेनियम नहीं बना सकता, क्योंकि इनके साइज स्मॉल है. अच्छा, टेलुरियम की भी फिर इतनी औकात नहीं है कि वो TeCl6 बना ले या TeBr6 बना ले, क्योंकि फिर टेलुरियम के मुकाबले ब्रोमीन और क्लोरीन का साइज बड़ा है, टेलुरियम उनसे बड़ा है. मैंने माना टेलुरियम बहुत बड़ा है, लेकिन भाई 6 क्लोरीन रखना भी खेल थोड़ी है बच्चों का. तेल निकल जाएगा तुम जैसे बच्चों का. समझ में आ रही है बात? तो फिर गड़बड़ हो जाती है. इसीलिए जितने ज्यादा हेलोजन का नंबर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा कैपेसिटी उनको खुद से जोड़ने की हमारे ग्रुप 16 की डिक्रीज हो जाएगी. इतने पॉइंट को जरा नोट कर लो, तब मजा आएगा. एक क्वेश्चन और आता है इस पर एक क्वेश्चन और आ सकता है इसकी प्रॉपर्टी में से, थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि तुम्हारे पास में SF4 है, SCl4 है, इनमें से थर्मली स्टेबल कौन होगा? तो सीधी सी बात ध्यान रखना, थर्मल स्टेबिलिटी विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ हेलोजन. तो हमेशा ध्यान रखना थर्मल स्टेबिलिटी
of halides, thermal stability of halides will depend on the size of halogen, यानी कि as the size of halogen increases, thermal stability decreases. तो साइज और थर्मल स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, साइज और थर्मल स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन है। मतलब जो फ्लोराइड्स होंगे साइज में सबसे छोटे होंगे, इसलिए फ्लोराइड्स के थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोराइड्स की, फिर ब्रोमाइड्स की, और सबसे कम तुम्हारे आयोडाइड्स की। ठीक है, ओके, कूल, एनी प्रॉब्लम? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देख लो, आगे बढ़े। चलिए इसको रब करेंगे और अब हम लोग टेट्राफ्लोराइड की तरफ चलेंगे। पहले हेक्साफ्लोराइड पढ़ लेते हैं। चलो पहले हेक्साफ्लोराइड पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो सिंपल भी है, छोटा सा भी है, और हेक्साफ्लोराइड में हमें सिर्फ किसको पढ़ना है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड को। बाकी सेलेनियम और टेलुरियम के तो उतने अच्छे होते भी नहीं है, पर एक की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो बाकी की ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगी। जितने भी मैंने इसमें पॉइंट्स लिखाए हैं वो सब ऑब्जेक्टिव पर्पस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहां पर आप लोग हेडिंग डालेंगे हेक्साफ्लोराइड्स। हेक्साफ्लोराइड्स, चलो क्या पढ़ेंगे प्यारो? हेक्साफ्लोराइड्स। चलिए तो हेक्साफ्लोराइड्स में सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं प्रिपरेशन का। भाई अगर आपको हेक्साफ्लोराइड बनाना है तो हेक्साफ्लोराइड बनाने की जो केमिकल रिएक्शन होगी, जो प्रिपरेशन होगी, वो डायरेक्ट प्रिपरेशन है। जैसे कल की क्लास में ऑक्साइड्स की नहीं पड़ी थी, वैसे ही। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर में सल्फर है तो बस सल्फर को लो और फ्लोरीन के साथ में डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट कर दो, आपको SF6 का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ जाएगा। दैट विल बी सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम हेक्साफ्लोराइड्स के स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। मैं जनरल एग्जाम्पल सल्फर का लेकर चलूंगा, सेलेनियम और टेलुरियम पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सल्फर यहां पर ले रहा हूं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इसके वैलेंस शेल में आपको 1, फिर P में आपको 3 और D में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो ये आपका 3s हो जाएगा, ये आपका 3p हो जाएगा और ये आपका 3d हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ यहां पर जब आप देखेंगे तो क्योंकि यहां पर एक सल्फर के साथ में टोटल 6 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, मतलब आपको सल्फर के आसपास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, 6 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। और क्योंकि 6 के 6 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं तो हमें 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में ले जाना पड़ेगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या अनहाइब्रिडाइज्ड कब रखा जाता है? जब उसको डबल बॉन्ड बनाना हो, जैसे कल मैंने ऑक्साइड में सिखाया था। लेकिन यहां तो सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहां पर आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिडाइजेशन में ले जाइए, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम sp3d2। तो जब ये कंबाइन होंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कंबाइन होकर 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 के 6 sp3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। सभी का नाम आपको क्या रखना पड़ेगा? सभी आपके sp3d2 कहलाएंगे, sp3d2 कहलाएंगे, sp3d2 कहलाएंगे, sp3d2 कहलाएंगे, sp3d2 कहलाएंगे और sp3d2 कहलाएंगे। सभी में 1 2 3 4 5 और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको रखने हैं। अब जब कभी भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है आप इसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो यस, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। सो ऑक्टाहेड्रल विल बी बोथ ज्योमेट्री, आप इसकी ज्योमेट्री भी यही बोलेंगे, एंड शेप भी ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। सर शेप और ज्योमेट्री इधर सेम क्यों हो रही है? ज्योमेट्री और शेप अलग कब होते हैं? ज्योमेट्री और शेप अलग तब होते हैं जब आपके सेंट्रल एटम के पास में एक हाथ लोन पेयर आ जाए, लेकिन यहां तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो यहां पर जो शेप होगा वही, जो ज्योमेट्री होगी
वही शेप होगा। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। एंड बॉन्ड एंगल कितना होगा फिर, ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ईच होगा। कैसे बनेगा मेरे प्यारो, मेरे राज दुलारो, देखिए मैं बताता हूं। सल्फर से एक फ्लोरीन यहां जोड़ो, एक फ्लोरीन यहां जोड़ो, एक फ्लोरीन यहां जोड़ो, एक फ्लोरीन यहां जोड़ो, ठीक है। फिर एक फ्लोरीन यहां जोड़ो और एक फ्लोरीन यहां जोड़ो। एक स्टार जैसा आपको बनता हुआ दिखता है, देखो ट्याऊ 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 ट्याऊ, ये एक स्टार बना। फिर आप ये देखो ट्याऊ 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 ट्याऊ, और एक स्टार आपको ये बनता हुआ दिखाई दिया। और फिर ये ट्याऊ 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 ट्याऊ। नाउ दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये तुम्हारा SF6 का स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा आप देखो यहां से ये और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, हर बॉन्ड एंगल विल बी 90 डिग्री। अभी आपको 2D में इतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा, बट रियल में जब आप चेक करोगे तो इनका बॉन्ड एंगल आपको 90 डिग्री ही दिखाई देगा। मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो इसको, सो दैट वी कैन मूव, ठीक है। चलिए अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, इसी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कलरलेस, सेकंड ये एक ऑर्डरलेस, और थर्ड ये एक नॉन टॉक्सिक गैस होती है। चौथा ये केमिकली इनर्ट होती है। सर केमिकली इनर्ट होने का मतलब ये रूम टेम्परेचर हो या कुछ भी हो, इट विल नॉट रिएक्ट विथ एनीवन, इट इज टिपिकली नॉन रिएक्टिव गैस, इट इज टिपिकली अ नॉन रिएक्टिव गैस। और फिर इस पर सवाल आता है कि वाई SF6 इज नॉन रिएक्टिव, वाई, इस पर फिर एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है कि SF6 नॉन रिएक्टिव क्यों है। तो आप खुद देखो, तुम्हारा जो सेंट्रल एटम है, तुम्हारा जो सेंट्रल एटम है सल्फर, उसको चारों तरफ से, उसको चारों तो नहीं बोलना चाहिए, उसको सब तरफ से, उसको सब तरफ से द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इन हमारे केमिस्ट्री का सबसे बड़ा भिखारी फ्लोरीन ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। मतलब सल्फर बीच में है, सामने फ्लोरीन, पीछे फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, सब तरफ फ्लोरीन है। तो एक्चुअली फ्लोरीन यहां पर क्या कर रहा है, फ्लोरीन इसके आसपास एक हिंड्रेंस कॉज कर रहा है। फ्लोरीन क्या कर रहा है, इसके आसपास एक हिंड्रेंस कॉज कर रहा है। हिंड्रेंस का मतलब क्या होगा, कोई भी रिएक्टिव स्पीशीज अगर इस सल्फर की तरफ बढ़ेगी तो ये फ्लोरीन एक ढाल का काम करेगा। ये फ्लोरीन एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है जिससे कि वो कोई दूसरे एनायन को इसके ऊपर आकर अटैक करने नहीं देगा। देखो मेरी बात समझना, सल्फर किससे रिएक्ट करेगा, सल्फर किसी ऐसे सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा जो फ्लोरीन को हटा सके। समझना, एक बात समझो, रिएक्शन कैसे, जैसे मान लो क्रिकेट टीम है, 11 प्लेयर खेल रहे हैं, 11 में से रोहित शर्मा को वड़ा पाव खाने की याद आ गई कि यार मेरे को तो वड़ा पाव खाने जाना है। तो रोहित शर्मा फील्डिंग करते करते बोलेगा मैं वड़ा पाव खा के आता हूं। तो अब रोहित शर्मा की जगह पर कोई इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर ही आगे खड़ा होगा। मान लो रोहित शर्मा बोले कि आज तो मेरे को बैटिंग करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, तो उसकी जगह आपको बैट्समैन ही खिलाना पड़ेगा। क्या आप रोहित शर्मा की जगह बॉलर खिला लोगे? भाई टीम में ऑलरेडी 5 बॉलर खेल रहे हैं, कोई छठा बॉलर खिला के मरना थोड़ी है, हमको हारना थोड़ी है। तो रोहित शर्मा की जगह हम लोग कोई और अच्छा उसी के लेवल का बैट्समैन लाने की कोशिश करेंगे। तो बैट्समैन जाएगा तो उसकी जगह बैट्समैन ही आएगा। ठीक उसी तरह सल्फर से अभी 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और ये 6 के 6 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मतलब इन सभी पर नेगेटिव चार्ज है, सल्फर पर पॉजिटिव है और इन सब पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आपको इस सल्फर से किसी की रिएक्शन करनी है, सल्फर से अगर आपको किसी को जोड़ना है, तो पहले आपको ये फ्लोरीन को हटाना पड़ेगा। और फ्लोरीन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो जब एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हटेगी
तो उसकी जगह पर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आएगी। अब मान लो यहां पर आ गया OH नेगेटिव, यहां पर आ गया OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव यहां से घुसने की जगह ढूंढ रहा है, लेकिन यहां तो फ्लोरीन बैठा हुआ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। OH से ज्यादा नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के पास होता है, तो फ्लोरीन इस पर एक रिपल्शन कॉज कर देगा, इसको हिंडर कर देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगा देगा। OH को वो अपने अंदर घुसने ही नहीं देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसका अपन रीजन क्या लिखेंगे? इट इज फ्लोरीन बीइंग more electronegative, fluorine being more electronegative and is present all around sulfur and is present all around sulfur causes a hindrance to the attacking species, to the attacking species, to the attacking species, and hence it cannot attack the sulfur atom and SF6 remains unreactive. in fact स्टार बनाकर एक और पॉइंट लिखेंगे, in fact it cannot undergoes, in fact it do not अंडरगोस हाइड्रोलिसिस ऑल्सो। हाइड्रोलिसिस जो कि थर्मोडाइनेमिकली सबसे इजी होने वाली प्रोसेस है, सबसे आसानी से होने वाली प्रोसेस है, वो भी नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि तुम्हारा SF6 के सामने अगर मैं H2O डाल दूं तो एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन को लेकर HF बन के बाहर निकल जाए और सल्फर के पास में SF6 तो 5 रह जाए और वाटर का एक OH जुड़ जाए। मतलब यहां पर मान लो, इमेजिन करो यहां पर एक OH आ जाए सल्फर निकल के, लेकिन ऐसा हो पा रहा है क्या? नहीं, ये प्रोसेस हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि जब वाटर का OH घुसने की कोशिश करेगा तो क्या उसको फ्लोरीन घुसने देगा? नहीं, फ्लोरीन बोलेगा निकल ब्लैंक, पहली फुर्सत में निकल, यहां किसी को जरूरत नहीं है तेरी। तो इस वजह से ये चीज होती है। लेकिन बट एस the size increases, that is सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा टेलुरियम, as size increases the atom या the central atom। अब यहां पर तुम्हारा सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑब्वियसली यही होंगे जो बीच में होता है, वो सेंट्रल एटम कहलाता है। तो the central atom causes hindrance to the fluorine atom and therefore ACF6 and TEF6 becomes easily hydrolyzable। अब सर इसका मतलब क्या, हमको समझ में नहीं आया। देखो अभी फ्लोरीन क्या छोटा है, छोटा फ्लोरीन और छोटा सल्फर, फ्लोरीन और सल्फर दोनों छोटे छोटे हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इनकी जो बॉन्ड बनी है वो भी बहुत ताकतवर बनी है। यानी सल्फर फ्लोरीन को भी नहीं छोड़ना चाहता, फ्लोरीन सल्फर को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन जब सेलेनियम और टेलुरियम पर आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, सेलेनियम से बड़ा सल्फर से बड़ा हो जाएगा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा हो जाएगा टेलुरियम। अब ऐसे केस में क्या होगा, एटॉमिक साइज के बढ़ जाने से सेलेनियम के और टेलुरियम के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन को रिपल्शन कॉज करेंगे। मतलब क्या होगा, इनके अंदर ही रिपल्शन होने लगेगा, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मान लो ये सेलेनियम है, इमेजिन करो ये सेलेनियम है, तो जो सेलेनियम के इलेक्ट्रॉन होंगे, अब क्योंकि सेलेनियम का साइज बड़ा हो गया, इमेजिन करो अब ये सेलेनियम का साइज हो गया, अब ये साइज तुम्हारे सेलेनियम का होगा, तो सेलेनियम का साइज बड़ा हो जाने की वजह से अब इमेजिन करो ये सेलेनियम है, तो सेलेनियम के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, फ्लोरीन के एटम को रिपेल करेंगे ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से, और सेलेनियम का एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कमज़ोर होगी। जैसा मैंने आपको सिखाया था, जितना छोटा एटम होगा उतना मजबूत बॉन्ड बनाएगा।
तो सेलेनियम का बॉन्ड कमजोर भी हो जाएगा। इसीलिए अब जब OH आएगा भी सामने तो सेलेनियम इस बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोलाइसिस करने की जरूर कोशिश करेगा, एंड टेलुरियम तो 100% करेगा। तो ये इसकी हाइड्रोलाइसिस वाली पार्ट हो गई। ठीक है, इस बात को आराम से समझ में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अगर आपसे कोई ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछता है, मैं यहां पर स्टार बना के लिखूंगा, अगर कोई आपसे हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर पूछता है तो आप क्या लिखेंगे कि कौन सा हेक्साफ्लोराइड इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा? सोचो। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों को स्पेसिफिकली अगर आप क्लास 8, 9 और 10 के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए गाइस, अनअकैडमी पर होने वाला है एक शानदार टेस्ट जिसका नाम है एमर्ज। ये इंडिया का एक अल्टीमेट मॉक टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th ऑल्सो। ये एक 90 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है, पूरा MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट हर वीक मिलेंगे। तो अभी आप लोगों को 18th एंड 19th सितंबर के लिए प्रिपेयर करना है। टाइम रहेगा शाम को 5 बजे से 6:30 बजे। इस टेस्ट को पूरी तरीके से अनअकैडमी ने डिजाइन किया है फॉर द CBSE गाइडलाइंस। अगर आप इस टेस्ट को देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कहाँ रैंक कर रहे हो। आपको पूरा परफॉर्मेंस शीट मिलेगा एंड इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जिनमें से मैं भी शामिल हूं, इसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस देर किस बात की, इमर्ज के लिए अभी एनरोल कर लीजिए। तो क्या लिखोगे ऑर्डर? भाई सीधी सी बात है, हम ये बोलेंगे कि हमारा जो टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड है वो रेडिली हाइड्रोलाइज होगा, फिर उसके बाद में हमारा सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड होगा, और सबसे कम हाइड्रोलाइज सल्फर वाला होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको इसका एक बात और अच्छे तरीके से पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूं और 2-3 पॉइंट्स और समझा दूं। देखो, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर सेलेनियम की, और फिर टेलुरियम की। तो अभी क्या हो रहा है, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है और फ्लोरीन भी। ऑब्वियसली फ्लोरीन जीतता है, लेकिन ये जो इन दोनों का जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड थोड़ा सा लेस पोलर होगा। अभी ये जो बॉन्ड है विल बी लेस पोलर। सर ये बॉन्ड लेस पोलर क्यों होगा? देखो, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो सल्फर ज्यादा है, फिर सेलेनियम है और फिर टेलुरियम है। तो अभी फ्लोरीन पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, सल्फर को हरा देगा और नेगेटिव चार्ज ले लेगा, लेकिन सल्फर भी बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन खींचने देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद में सल्फर आता है, तो सल्फर अपने ग्रुप का सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये बॉन्ड लेस पोलर भी होगा। लेस पोलर होने की वजह से ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबरी से बंटने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे सल्फर के बाद सेलेनियम आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, तो अब फ्लोरीन और ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो अब ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा। अब पोलर होने की वजह से क्या होगा, सेलेनियम पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारा, और फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। तो अब ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी। समझ में आ गई बात आपको? तो आप यहां पर रीजन में क्या लिख सकते हैं, आप यहां पर एक और चीज रीजन में लिख सकते हैं, दैट एस द साइज इंक्रीजेस, मतलब सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा टेलुरियम, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, the electronegativity of central atom decreases, causing increase in bond polarity। बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि फ्लोरीन तो अभी भी उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन सेलेनियम और टेलुरियम बड़े होने की वजह से बोलेंगे भाई हमसे हमारा इलेक्ट्रॉन संभल नहीं रहा, ले जा तू इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो इससे बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ जाएगी, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बड़ा हो जाएगा और सेलेनियम या टेलुरियम पर पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो जाएगा, तो बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ जाएगी। ऑल्सो इंक्रीज इन साइज, ऑल्सो इंक्रीज इन साइज, increase in size causes decrease in the steric hindrance, decrease in the steric hindrance। सर इसका क्या मतलब समझा रहे हो आप? भाई देखो सेलेनियम बड़ा हो गया, अभी देखो सल्फर छोटा है,
तो सल्फर को 1 2 3 4 5 और 6 फ्लोरीन ने घेर रखा है। अब तुम्हारा सल्फर के बाद आ गया सेलेनियम। अब सेलेनियम बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन इसको घेर रखा है। अब देखो सेलेनियम पर बाहर से अटैक करने की जगह बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, समझ रहे हो? मतलब अब फ्लोरीन होने के बाद भी सेलेनियम को उतना कवर नहीं कर पा रहे हैं जितना कि वो सल्फर को कर पा रहे थे जब सल्फर अकेला था, क्योंकि सल्फर का साइज भी छोटा था। तो सल्फर छोटा होने की वजह से 1 2 3 4 5 और 6 फ्लोरीन इसको दबा लेते थे, लेकिन सेलेनियम पर अब पॉसिबल नहीं, और टेलुरियम पर तो बिल्कुल भी नहीं है। टेलुरियम पर तो फ्लोरीन कहाँ लगे हुए तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हो जाता है एंड हेंस they become hydrolyzable, they become hydrolyzable। ठीक है प्यारो मेरे बच्चा लोग, टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड विल बी इजीली हाइड्रोलाइजेबल। देखो मैं आपको इसकी एक रिएक्शन लिख के बता देता हूँ। आई होप आप लोगों ने ये शेप वाला पार्ट नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों एक बार बैक करके ज़रूर उसको नोट कर लेना। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास में टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड है, तो यहाँ पर 6 पानी के मॉलिक्यूल आएंगे प्यारो, 6 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन के साथ 6HF बना लेंगे। ठीक है, फिर यहां पर बचेंगे तुम्हारे पास में 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन और टेलुरियम, तो ये TeH6O6 दिखाई देगा। यानी अब आपको यहां पर टेलुरियम के आसपास OH 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 दिखाई देगा, टेलुरियम हेक्सा हाइड्रोक्साइड बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो गाइस ये बात हो गई तुम्हारे हेक्सा हेलाइट्स की। ठीक है, अब बचे हुए ट्राई हेलाइट्स, नहीं ट्राई तो होते नहीं है इसमें, डाई हेलाइट्स, मोनो हेलाइट्स और टेट्रा हेलाइट्स की बात हम करेंगे। अभी हम लोग हेक्सा हेलाइट्स पढ़ रहे थे, मैंने बीच में 2-3 बार शायद टेट्रा फ्लोराइड या टेट्रा हेलाइट बोल दिया होगा, तो भाई माफ करना, हेक्सा फ्लोराइड की बात कर रहा हूं। अगले लेक्चर में तुम लोगों को मैं टेट्रा फ्लोराइड्स पढ़ाऊंगा, टेट्रा हेलाइट्स पढ़ाऊंगा, डाई हेलाइट्स पढ़ाऊंगा और मोनो हेलाइट्स पढ़ाऊंगा। फिर हेलाइट्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की तरफ बढ़ चलेंगे। फिर हम लोग अभी 1-2 दिन में डिसाइड कर लेंगे कि ग्रुप 17-18 अगर आप मेरे पुराने लेक्चर से कर लो तो मैं फिर हेलो एल्केन हेलो अरीन शुरू करा दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे गुलजारी लालो।